हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए क्लास 10th का इतिहास। आज हमारा ये लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर का, जो आप बहुत जल्द ही समझने वाले हैं। और हम आशा करता हूँ आपको सभी वीडियो में आसानी से समझ में आया होगा। हमारे हिस्ट्री में आज हम पढ़ेंगे पहला जो हमारा टॉप, हमने 3 वीडियो कवर चुके हैं, हम चौथा वीडियो हम पार्ट लेकर आए हैं इसका। तो ये हमारा राष्ट्रीय दृश्य कल्पना है। तो यहाँ राष्ट्रीय दृश्य कल्पना में हम ये देखेंगे रूपक। तो हमारा राष्ट्रीय दृश्य कल्पना में पहला पॉइंट होगा रूपक। रूपक अब रूपक दोस्तों क्या है, इसी के बारे में हम पढ़ते हैं। जब किसी अमूर्त विचार जैसे लालच, स्वतंत्रता, ईर्ष्या, मुक्ति को किसी व्यक्ति या किसी चीज़ के जरिए इंगित किया जाता है तो उसे रूपक कहते हैं। दोस्तों, जब किसी अमूर्त विचार है, जैसे कि लालच हो गया, स्वतंत्रता हो गया, ईर्ष्या, किसी से ईर्ष्या है, तो जब इसको किसी व्यक्ति या किसी चीज़ से जरिए इंगित किया जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं, रूपक। तो 18वीं और 19वीं शताब्दी में रूपक का प्रयोग राष्ट्रवादी भावना के विकास और मजबूत बनाने में किया जाता था। तो यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन बनता है, रूपक का प्रयोग 18वीं और 19वीं शताब्दी में किस रूप में किया जाता था? तो यहाँ राष्ट्रवादी भावना के विकास और मजबूती बनाने में किया जाता था। तो हमारा अब अगला पॉइंट है राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद हम पढ़ेंगे और इसमें देखते हैं कि एक चीज़ आपको। दोस्तों, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। यहाँ पर देखिए, पहला पॉइंट पढ़ रहे हैं हम। 19वीं सदी तक जो राष्ट्रवाद की भावना थी, अब वह साम्राज्यवाद में बदलने लगा। जो हमारी 19वीं सदी में जो राष्ट्रवाद की भावना थी, अब वह साम्राज्यवाद में बदलने लगा। यानी साम्राज्यवाद यानी बहुत साम्राज्य की तरह, समाज में जैसे कोई चीज़ है उस तरह आगे साम्राज्यवाद का मतलब हम समझ रहे हैं। यहाँ पर साम्राज्यवाद, जब कोई देश अपने देश की शक्ति बढ़ाता है, आर्मी और अन्य साधन का प्रयोग करके, उसे साम्राज्यवाद कहते हैं। दोस्तों, जब कोई देश होता है वो अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए फौज तैयार करता है। तो जैसे हमारे सुभाष चंद्र बोस जी थे, हमारे देश का शक्ति बढ़ाने के लिए उन्होंने आर्मी फोर्स का गठन किया था। तो ऐसे ही इसे साम्राज्यवाद कहते हैं। यहाँ 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत बाल्कन क्षेत्र था। जो हमारा 1871 के बाद जो यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत था वो बाल्कन क्षेत्र था। इस क्षेत्र में भौगोलिक और जातीय भिन्नता थी। इस क्षेत्र में क्या थी? भौगोलिक और जातीय भिन्नता थी। जात की जो भिन्नता थी, जाति की मतलब अलग अलग जाति थे। इसमें आधुनिक रोमेनिया और बुल्गारिया, अल्बेनिया, यूनान, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया शामिल थे। बाल्कन क्षेत्र में रोमानी राष्ट्रवाद के विचार फैलने और ऑटोमन साम्राज्य के विघटन से स्थिति काफ़ी विस्फोटक हो गई। बाल्कन क्षेत्र में रोमानी और राष्ट्रवाद के विचार फैलने और ऑटोमन साम्राज्य के विघटन से जो स्थिति जो हुई काफ़ी विस्फोटक हो गई। उस समय जितने भी बड़ी शक्तियाँ थी, जिसे जर्मन, ब्रिटेन, रूस शक्तियाँ बढ़ाना चाहते थे, उसी समय जो थे जर्मन और ब्रिटेन, रूस अपनी शक्तियाँ भी बढ़ाना चाहते थे। जिस तरह हम ये यूरोप लोग मतलब बढ़ा रहे थे, बाल्कन क्षेत्र को अपने अपने शामिल करना चाहते थे और बाल्कन क्षेत्र को अपने अपने में शामिल करना चाहते थे। ये कौन शामिल करना चाहते थे? जर्मन, ब्रिटेन, रूस, जिन्होंने अपनी शक्तियाँ जो बढ़ाना चाहते थे। यहाँ इसके लिए अनेक युद्ध हुए, नतीजे कुछ भी नहीं निकला और प्रथम विश्व युद्ध हुआ, जिससे राष्ट्रवाद की भावना पूरे विश्व में फैल गई। दोस्तों, इसके लिए अनेक युद्ध हुए कि वो बाल्कन को अपने क्षेत्र देश में शामिल करने के लिए, लेकिन नतीजा इसका कुछ भी नहीं निकला और प्रथम विश्व युद्ध हुआ, जिससे राष्ट्रवाद की भावना पूरे विश्व में ही फैल गई और जिससे राष्ट्रवाद की भावना पूरे विश्व में फैल गई। दोस्तों, यहाँ पर अपना लेक्चर समाप्त करते हैं और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम अगला चैप्टर आप सभी के लिए लाने हैं। और दोस्तों, यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और इसे लाइक करना मत भूलना। तो आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा होगा।